हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग करती हैं। और मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। फेमिनिस्ट के ऊपर लिखती हैं। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो वुमेंस के लिए लिखती हैं। जैसे वो फेमिनिस्ट वो होती हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं। वो जैसे ये उनमें से हैं जो इक्वालिटी की बात करती हैं अपने बहुत से वर्क्स में। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करती हैं मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट। और ये जो मैरी शेले हैं उनकी ये मदर हैं और जो फिलोसफर हैं गॉडविन उनकी ये वाइफ हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके कुछ की फैक्ट देखेंगे, बहुत अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको। तो शुरू करते हैं। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट का जो लाइफ स्पेन है 1759 से लेकर 1797 तक रहा, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं रहा, थोड़ा ही रहा। और ये एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। इनका चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो इनके जो फादर थे बहुत अब्यूजिव थे। इसकी मदर क्योंकि फादर अब्यूजिव थे जिसकी वजह से इसकी मदर इसके फादर को और बच्चों को छोड़कर चली जाती है। तो इन्होंने एज अ गवर्नेंस भी काम किया है और वो फिर गवर्नेंस का काम थोड़ा टाइम के लिए ही किया है। उसके बाद ये राइटिंग की तरफ मूव हो जाती हैं। ये एक जोसेफ जॉनसन थे जो राइटर थे और ये एक रेडिकल टाइप ऑफ राइटर थे। रेडिकल वो लोग होते हैं जो चाहते हैं सोसाइटी और रिलीजन में चेंज लेके आना चाहते हैं। जोसेफ जॉनसन एक राइटर थे। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने इनके साथ एज अ असिस्टेंट काम किया। तो ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि इनके साथ उन्होंने एज अ असिस्टेंट वर्क किया, दैट इज जोसेफ जॉनसन। तो ये रेडिकल थे, बहुत अच्छे थे। ये मतलब बात करते थे एजुकेशन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। ये मतलब इनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है इनकी राइटिंग्स के ऊपर। देन अगर हम देखें तो इनका बैकग्राउंड हमने देखा तो बैकग्राउंड क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस होता है ना बैकग्राउंड का। इसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं था, मदर भी छोड़कर चली जाती है, फादर का भी क्या सपोर्ट था। और वो काम भी किया, बहुत अच्छे राइटर के साथ काम किया, रेडिकल थिंकिंग थी उनकी, तो उनके साथ काम किया। तो इनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। इनकी सिस्टर का नाम था एलिजाबेथ। तो इन्होंने उसको भी जो ब्रूटल मैरिज वो उसमें रह रही थी, यानी कि उसके हस्बैंड भी बहुत क्या थे, उसको मारते पीटते थे, जिसकी वजह से यानी कि वो बहुत ब्रूटल मैरिज के साथ रह रही थी। और उसको एस्केप दिलाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की अपनी सिस्टर एलिजाबेथ को। तो उनके वर्क्स में हमें फेलियर देखने को मिलती है। फेलियर क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि सराउंडिंग का बहुत असर होता है हर एक इंसान के ऊपर। तो इनके ऊपर भी हमें इनकी राइटिंग्स में, इनके वर्क्स में फेलियर दिखने को मिलता है। क्यों इनकी फेलियर हम देखते हैं? इनकी सराउंडिंग में भी फेलियर थी और इनकी फैमिली में भी हम देख चुके हैं कि इनकी फैमिली में भी कैसे फेलियर थी। तो ऐसे इनके वर्क्स हैं। तो अब हम इनके वर्क्स के ऊपर आ जाते हैं। इनके वर्क्स में सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स विद रिफ्लेक्शन ऑन फीमेल कंडक्ट। तो ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वर्क है जिसके ऊपर इन्होंने मतलब डॉटर्स एजुकेशन के ऊपर बात की है, फीमेल के कंडक्ट के ऊपर बात की है और ड्यूटी ऑफ वुमेन के ऊपर बात की है। और मैरिज का कॉन्सेप्ट भी इसमें बताया है। फैमिली और डोमेस्टिक एलिमेंट्स इस वर्क में हमें देखने को मिलते हैं मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के इस वर्क में। तो नेक्स्ट वर्क इनका मोस्ट फेमस वर्क हम बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क है, वेरिडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो 1790 में आया। और ये एक पॉलिटिकल पैम्फलेट था और इस वर्क में इन्होंने रिस्पॉन्स में लिखा था। ये जो वर्क है ये रिस्पॉन्स में लिखा था। किसके रिस्पॉन्स में लिखा था? एडमंड बर्ग का एक वर्क है, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। जो इनके फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी
उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो एडमंड बर्क है, इन्होंने वर्क लिखा था रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। उस वर्क में उन्होंने दिखाया है, बहुत कुछ दिखाया है, क्या क्या प्रोग्रेस हो गई ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। मगर ये उनके रिस्पॉन्स में वेनेडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लिखती हैं, और जिसमें ये इनको यानी कि इस वर्क को रिस्पॉन्स करती हैं और बताती हैं कि इस वर्क में ये कमी है कि उन्होंने जैसे ब्लड शेड भी हुआ था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कितना कुछ हुआ था, यानी कि इन्होंने तो पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाए थे एडमंड बर्क ने, मगर इन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाए हैं अपने इस वर्क में मैरी वुllstonecraft ने। देन आ जाता है इसका ही सीक्वल है जो हमने प्रीवियस जो वर्क पढ़ा है। आगे जो इनका वर्क है वेनेडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, ये इनके 2 साल बाद आता है, यानी कि 1792 में आता है। इस वर्क में वो पोर्ट्रेयल करती हैं, वुमेन का पोर्ट्रेयल करती हैं, और ये इन्होंने वर्क डेडिकेट किया था। ये जो वेनेडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है वो तो उन्होंने रिस्पॉन्स में लिखा था, मगर ये वर्क है ये उन्होंने डेडिकेट किया था मिस्टर टेलर और पैरीगेट को इन्होंने डेडिकेट किया था अपना वर्क। तो ये बताते हैं इस वर्क में चाइल्डहुड में ही हम देखते हैं कि गर्ल्स को ये सिखा दिया जाता है कि आप तो इन्फीरियर हो मेन से, वो इन्फीरियर हो, मेन ज़्यादा अच्छे हैं, ये सिखा दिया जाता है बचपन में ही, उनके दिमाग में घुसोड़ दिया जाता है। ये क्या है जी, और ये जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, सबमिसिव, मीक और सेल्फ सेक्रीफाइस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ब्लाइंड ओबीडियंस दिखाई गई है, वुमेन को ऐसा बना दिया है इस सोसाइटी ने, वो ऐसा नहीं थी। तो वो इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस की बात करती हैं, वो ऐसा नहीं है खाली वुमेन्स के राइट्स के ऊपर बात करती हैं, ये उनकी इक्वलिटी के ऊपर बात करती हैं कि जैसे मेंस को राइट्स हैं वैसे ही फीमेल्स को, यानी कि वुमेन्स को भी राइट्स होने चाहिए। तो जैसे फीमेल है ना, फीमेल होता है, फीमेल का मतलब मतलब घटिया, मेल से घटिया, ये फीमेल वर्ड गलत होता है। हमें वुमेन, वी आर लेडी, आई एम लेडी, आई एम गर्ल, आई एम वुमेन, तो ये वुमेन बट ये अब ऐसे ही बनाए गए हैं, ये सब कुछ इसके गलत है। और ये फेमिनिस्ट राइटर है, फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है, वुमेन को सपोर्ट करती है, वुमेन्स की राइट्स के लिए बातें करती हैं अपने वर्क्स में। तो दिस इज अ वेरी फेमस वर्क, जो इनका वर्क आता है 1792 में। तो नेक्स्ट इनका वर्क आता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यंग वुमेन। ये भी इनका बहुत अच्छा वर्क है, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यंग वुमेन, जो 1789 में आता है। 1789 में हम रिलेट करके याद रखेंगे इस ईयर को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ था 1789 को, और मैरी वुllstonecraft का ये वर्क आया था फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यंग वुमेन। और इन्होंने ये जो वर्क है अपने रियल नेम से नहीं, पेन नेम के अंडर पब्लिश करवाया था। इन्होंने पेन नेम रखा था मिस्टर क्रेसविक के नाम के अंडर इन्होंने ये अपना वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यंग वुमेन पब्लिश करवाया था। ओके, देन इनका जो वर्क आ जाता है मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। ये भी इनका बहुत फेमस वर्क है जो 1797 में आता है। ओके, और ये इनका पोस्टमसली पब्लिश होता है वर्क। क्यों? क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है, और इनके जो हस्बैंड है विलियम गॉडविन, वो इनको पब्लिश करवाते हैं। और ये इसी वर्क से जो जेन आयर हैं, और जेन आयर का भी वो आइडिया लिया गया है। और इसमें जो बर्था होती है जेन आयर में, जो जिसको उसमें छोड़ दिया जाता है, उसके हस्बैंड उसको मतलब ऐसा, जेन आयर में जो रोचेस्टर होते हैं, उसकी जो वाइफ होती है बर्था, उसकी जो मेंटल इलनेस है, वो पागल हो जाती है, वो सब कुछ दिखाया है। जो रोचेस्टर है उसका वो होता है, रोचेस्टर उसका हस्बैंड होता है बर्था का, और उसके हस्बैंड उसको लॉ कर देते हैं एटिक में। ठीक है, एक एटिक में बंद कर देते हैं। और एक और है इसमें क्या होता है, एक मारिया होती है जो अपने हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड होते हैं उसको अजाइलम में छोड़ देते हैं। अजाइलम क्या होता है? ये मेंटल हॉस्पिटल होता है। और ये जो वर्क है मारिया
मारिया वर्क तो लिखा था मैरी वुllstonecraft ने, जेन आयर नहीं लिखा, जेन आयर जेन ऑस्टन का वर्क है ये, ओके। तो ये ब्रॉन्टे सिस्टर है जो ठीक है, उनका वर्क है ये, चार्लेट ब्रॉन्टे का वर्क है। तो ये असाइलम में भेज दिया जाता है मारिया के हस्बैंड के द्वारा मारिया को, और मगर ये जो वर्क है ये अनफिनिश्ड वर्क है, और ये पब्लिश होता है 1798 को। ये लिखा 1797 में था, और ये इन्होंने पब्लिश करवाया था इनके हस्बैंड ने, विलियम गॉडविन ने। और मैरी शेले की ये मदर हैं, यानी कि मैंने बता भी दिया था सबसे पहले ही कि ये मैरी शेले हैं, उनकी मदर हैं, और यानी कि पीबी शेले की सासू माँ हैं। दिस इज ऑल अबाउट मैरी वुllstonecraft। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बेस्ट ऑफ लक योर